आर्ट्रियोलर एंड यानी कि आर्टरीज के जो एंड है उस साइड पे जो कैपिलरी एंड है, जो आर्टरी वाला एंड होता है कैपिलरी का, उस साइड पे हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर ज़्यादा होता है। ठीक है, हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर ज़्यादा होता है एज कम्पेयर टू क्लाइडल ऑस्मोटिक प्रेशर। ये जो ऊपर 35 लिखा नज़र आ रहा है ये हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर है। ठीक है, और ये जो नीचे 25 25 25 ये सारा कौन सा है, क्लाइडल ऑस्मोटिक प्रेशर है। ठीक है, इस प्रेशर 25 मिलीमीटर ऑफ मर्करी प्रेशर के साथ जो प्लाज्मा प्रोटीन्स हैं वो ट्राई करेंगे कि जो वाटर है वो कैपिलरी से बाहर नहीं जाए। ठीक है, और 35 मिलीमीटर ऑफ मर्करी के इतने प्रेशर के साथ वो कोशिश करेगा कि पानी बाहर जाए, यानी कि जो फिल्ट्रेट है वो कैपिलरी से बाहर फिल्टर हो। तो इन दोनों को जब हम सम करेंगे तो टोटल कितना बचेगा, +10 मिलीमीटर ऑफ मर्करी। ठीक है, ये है नेट फिल्ट्रेशन प्रेशर। तो कैपिलरी एंड से जो फ्लूइड है वो ऊज आउट होना स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, जब ऊज आउट होगा एक्स्ट्रा सेलर फ्लूइड में, तो करते करते जब यहाँ तक पहुँचेगा तो दोनों नेट प्रेशर ऑलमोस्ट 25 हो चुके होंगे। तो ये फिर भी ऊज आउट होता जाएगा, फ्लूइड फिर भी बाहर जाता जाएगा। ठीक है, जब वीनस एंड तक पहुंचेगा। ठीक है, तो इस जगह तक हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर यहाँ तक पहुंचते पहुंचते 18 रह गया, कम होके 18 रह गया। ठीक है, क्योंकि वाटर तो बाहर चला गया है, पानी की वजह से प्रेशर होता है ना, तो वाटर बाहर चला गया है। लेकिन क्लाइडल ऑस्मोटिक प्रेशर उतने का उतना ही है क्योंकि प्रोटीन्स फिल्टर नहीं होते। तो इस प्रेशर के साथ ये फिर वाटर को दोबारा रीएब्जॉर्ब करना स्टार्ट कर देगा। ठीक है, -10 बचेगा, 18 में से 25 निकालो तो -7 बचेगा। ठीक है, तो -7 मिलीमीटर ऑफ मर्करी माइनस इसलिए कहा है कि जो बाहर फ्लूइड गया है उसको दोबारा रीएब्जॉर्ब करना स्टार्ट कर देगा। ठीक है, तो इस प्रेशर के साथ ये दोबारा रीअब्जॉर्प्शन स्टार्ट करेगा और जो बचेगा फ्लूइड उसको फिर लेके वेन्स में चला जाएगा। फिर भी जो फ्लूइड इस जगह पे बच जाता है, एक्स्ट्रा सेलर फ्लूइड जिसको हम बोलते हैं, एक्स्ट्रा सेलर स्पेस में जो फ्लूइड बच जाता है उसको हमारा जो दूसरा निज़ाम है वो इसको इकट्ठा करके दोबारा हमारे ब्लड में चला देगा। लिम्फेटिक सिस्टम का नाम आप लोगों ने सुना होगा। वो लिम्फेटिक सिस्टम यही काम कर रहा होता है कि जो इस जगह पे ईसीएफ में जो फ्लूइड बच जाता है, ठीक है, ओज आउट होने के बाद जितना रीअब्जॉर्ब होता है, रीअब्जॉर्प्शन के बाद भी जो फ्लूइड बच जाता है उसको दोबारा इकट्ठा करके हमारे ब्लड सर्कुलेशन में दोबारा डाल देता है। ठीक है, यहाँ तक समझ आ गई है या दोबारा एक्सप्लेन करूँ? जी सर, आ गई। थैंक यू। स्टार्ट करें? किसी और को कोई कन्फ्यूजन है तो पूछ सकता है। सबको क्लियर है? आज वाला टॉपिक सबको समझ आ गया अभी तक हुआ? यस सर। यस सर। चलें जी, अभी हम पढ़ने लगे हैं हार्मोनल कंट्रोल ऑफ यूरिन फॉर्मेशन। कौन कौन से हार्मोन्स हमारे यूरिन फॉर्मेशन को कंट्रोल कर रहे हैं और कैसे कर रहे हैं। ठीक है, ये हमने पढ़ना है, हार्मोनल कंट्रोल ऑफ यूरिन फॉर्मेशन। इसमें हम क्या क्या चीज़ें पढ़ने वाले हैं? एक्शन ऑफ एल्डोस्टेरोन, एक्शन ऑफ एंजियोटेंसिन 2, एक्शन ऑफ एडीएच एंटी डायूरेटिक हार्मोन, एक्शन ऑफ एट्रियल नाइट्रोयूरेटिक पेप्टाइड जिसको हम एएनपी के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, एक्शन ऑफ पैराथायरॉयड हार्मोन। ये चीज़ें हम इसमें डिस्कस करेंगे। ये वाले हार्मोन्स हैं जो हमारे यूरिन फॉर्मेशन पे इफेक्ट करते हैं। ठीक है, hormones controlling the urine formation. Following are the principal hormones in controlling urine formation: aldosterone, angiotensin 2, antidiuretic hormone, ANP, and atrial natriuretic peptide, parathyroid hormone. अच्छा, कौन कौन से हार्मोन किस किस जगह से रिलीज हो रहे हैं और कहाँ कहाँ पे इफेक्ट कर रहे हैं? ठीक है, एडीएच कहाँ से रिलीज होता है? हाइपोथैलेमस, ब्रेन का जो पार्ट है हाइपोथैलेमस, वहाँ से रिलीज होगा, पोस्टीरियर पिट्यूटरी में स्टोर होगा, और जब इसे स्टिमुलेशन मिलेगा पोस्टीरियर पिट्यूटरी को, जब जिसमें पानी की कमी होती है तो इसको स्टिमुलेशन मिलता है। ठीक है, तो स्टिमुलेशन के बाद एडीएच रिलीज होगा इनटू द ब्लड सर्कुलेशन। ब्लड सर्कुलेशन के थ्रू ये किडनी तक जाएगा और किडनी से फिर कलेक्टिंग डक्ट और डिस्टल ट्यूब्यूल से ये क्या करेगा? वाटर की कंजर्वेशन करवाएगा। ठीक है,
उसके बाद है जी ANP। ANP होता है एट्रियल नाइट्री यूरेट्रिक पेप्टाइड। जैसे कि नाम से ही पता चल रहा है एट्रियल, एट्रिया से सक्रीट होगा। एट्रिया के कुछ सेल्स होते हैं जब हमारा ब्लड का वॉल्यूम इंक्रीज होगा, ठीक है, जब ब्लड का वॉल्यूम इंक्रीज होगा तो एट्रिया स्ट्रेच होंगे, ज्यादा ब्लड की वजह से एट्रिया स्ट्रेच होंगे। एक मिनट अजान हो रहा है। जब ब्लड का वॉल्यूम इंक्रीज होगा तो एट्रिया स्ट्रेच होंगे, जब एट्रिया स्ट्रेच होंगे तो वो इस स्ट्रेच को किस तरह रिस्पॉन्ड करेंगे, ANP रिलीज करेंगे, ठीक है। वो सेल्स जब ANP रिलीज करेंगे तो वो सोडियम और वाटर को जिस्म से बाहर खारिज करवाएगा, जिससे ब्लड का वॉल्यूम डिक्रीज होगा, ब्लड प्रेशर दोबारा नॉर्मल हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद हमारा सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम है, ठीक है। उसकी एक्टिविटी हो सकती है ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट पे, ठीक है। उसके बाद सोडियम रीअब्जॉर्प्शन के वजह से रेनिन रिलीज होगी। रेनिन की वजह से क्या होगा, रेनिन एंजियोटेंसिन को एक्टिवेट करेगी। एंजियोटेंसिन क्या, एंजियोटेंसिन 1 में चेंज होगा। एंजियोटेंसिन 1 आगे लंग्स में जाएगा, उस जगह पे क्या होगा, एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम किस जगह पे होता है, लंग्स में। एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम एंजियोटेंसिन 1 को एंजियोटेंसिन 2 में कन्वर्ट करेगा। और ये एंजियोटेंसिन 2 को आपको मैंने फंक्शन पहले बताया था, आज भी डिटेल के साथ पढ़ेंगे, ठीक है। ये दो जगह पे इफेक्ट करेगा। एक तो करेगा कि कैपिलरीज जो एफरेंट आर्टरियोल्स हैं उसको कंस्ट्रिक्ट करेगा। उसके अलावा एल्डोस्टेरोन को रिलीज करवाएगा, ठीक है। एल्डोस्टेरोन रिलीज करवाएगा। और एल्डोस्टेरोन का आगे काम क्या है, सोडियम और वाटर की कंजर्वेशन करवाना। सबसे पहले हम बात करेंगे एल्डोस्टेरोन के बारे में, किस जगह से रिलीज होगा। secreted by the zona glomerulosa cells of the adrenal cortex. It is an important regulator of sodium reabsorption and potassium secretion by the renal tubules. जो एड्रिनल कॉर्टेक्स है उसके 3 जोन होते हैं, ग्लोमेरुलोसा, ठीक है, फेसिकुलेटा एंड रेटिकुलरिस। जो ग्लोमेरुलोसा जोन होगा, ठीक है, GFR के नाम से उसको याद रखा जाता है। सबसे बाहर ग्लोमेरुलोसा होता है, ठीक है, उसके बाद फेसिकुलेटा, उसके बाद रेटिकुलरिस, ठीक है। जो ग्लोमेरुलोसा जोन होगा उस जगह से एड्रिनल कॉर्टेक्स से क्या चीज़ सिक्रीट होगी, एल्डोस्टेरोन। एल्डोस्टेरोन का काम क्या है, इंपॉर्टेंट रेगुलेटर ऑफ सोडियम रीअब्जॉर्प्शन। इसने सोडियम को रीअब्जॉर्ब करना है एंड पोटाशियम सेक्रेशन, पोटाशियम को फिल्ट्रेट के अंदर सेक्रेट करेगा ताकि वो जिस्म से बाहर खारिज हो जाए बाय द रिनल ट्यूब्यूल्स। मैकेनिज्म ऑफ एक्शन ऑफ द एल्डोस्टेरोन, ये किस तरह एक्ट करता है, ठीक है। क्या करेगा, ये वाला जो साइड है ये ल्यूमिनल साइड है, ल्यूमिन है, यानी कि जो नेफ्रॉन है उसका ल्यूमिन है, ठीक है। यहाँ से क्या होगा कि सोडियम को ये सेल के अंदर रीअब्जॉर्ब करेगा, ठीक है। और सेल से आगे सोडियम पोटाशियम ATPase के थ्रू सोडियम को इस दूसरी साइड पे लेके आएगा एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड में, और एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड से सोडियम किस जगह पे जाएगा, इनटू द ब्लड वेसल्स, ठीक है, वापस ब्लड में चला जाएगा। मैंने आपको पहले बताया कि वाटर फॉलो सोडियम, जब सोडियम रीअब्जॉर्ब होगा तो ऑफ कोर्स वाटर भी रीअब्जॉर्ब होना स्टार्ट हो जाएगा। स्टिमुलेट द सोडियम पोटाशियम ATPase पंप ऑन द बेसोलेटरल साइड। ये वाली जो साइड है इसको हम बेसोलेटरल साइड कहते हैं, इसको हम ल्यूमिनल साइड कहते हैं, ठीक है। जो ल्यूमिन की तरफ होगी उसको ल्यूमिनल साइड बोलेंगे, और जो दूसरी साइड पे होगी उसको हम बेसोलेटरल साइड बोलते हैं, ठीक है। जो बेसोलेटरल साइड होती है उस साइड पे सोडियम पोटाशियम ATPase पंप होते हैं। तो एल्डोस्टेरोन क्या करेगा, स्टिमुलेट करेगा सोडियम पोटाशियम ATPase पंप को, ठीक है। आल्सो इंक्रीज द सोडियम परमिएबिलिटी ऑफ द ल्यूमिनल साइड ऑफ द मेम्ब्रेन। ल्यूमिनल साइड पे सोडियम की परमिएबिलिटी को इंक्रीज कर देगा। परमिएबल का मतलब होता है कि किसी चीज़ को अलाउ करना कि वो उस मेम्ब्रेन से पास हो जाए, ठीक है। किस चीज़ को परमिट देना, किस चीज़ को परमिशन देना कि वो उस मेम्ब्रेन को क्रॉस कर सके। तो ये एल्डोस्टेरोन काम क्या कर रहा है कि ये परमिट कर रहा है सोडियम को कि ल्यूमिनल साइड से इंटर हो सके इनटू द सेल, फ्रॉम द सेल दैट इट विल गो इनटू द ECF थ्रू सोडियम पोटाशियम ATPase एंड फ्रॉम ECF इट विल गो इनटू द ब्लड, ठीक है। एल्डोस्टेरोन इंक्रीजेस सोडियम रीअब्जॉर्प्शन प्लस पोटाशियम सिक्रेशन। सेकंड काम ये क्या कर रहा है, सोडियम की तो रीअब्जॉर्प्शन करवा रहा है और पोटाशियम को क्या कर रहा है,
सेक्रीट कर रहा है इनटू द फिल्ट्रेट इनटू द ल्यूमिनल साइड, ठीक है। क्लिनिकल सिग्निफिकेंस इसकी क्या है? एडिसन्स डिजीज, ये एक बीमारी है जिसमें क्या होता है, डिस्ट्रक्शन एंड मेल फंक्शन ऑफ द एड्रिनल ग्लैंड। इसमें जो एड्रिनल ग्लैंड है वो डिस्ट्रॉय हो जाता है, ठीक है, वो ख़राब हो जाता है। जब वो ख़राब हो जाएगा या वो काम नहीं करेगा, मेल फंक्शन का मतलब होता है कि अपना काम ठीक तरीके से नहीं करना, या वो तबाह हो जाए किसी भी वजह से, ठीक है, या अपना काम छोड़ दे। ऑफ द एड्रिनल ग्लैंड, एब्सेंस ऑफ द एल्डोस्टेरोन लीडिंग टू द एब्सेंस ऑफ द एल्डोस्टेरोन, जिसकी वजह जब वो काम नहीं कर रहा या वो किसी वजह से ख़राब हो गया, ठीक है, किसी इंजरी की वजह से वो ख़राब हो गया, ठीक है, और एल्डोस्टेरोन नहीं है, तो उससे क्या होगा, लॉस ऑफ द सोडियम, एक्यूमुलेशन ऑफ द पोटाशियम। क्या होगा कि सोडियम का लॉस होगा, क्योंकि ये सोडियम को कंजर्व करता है। जब ये नहीं होगा तो सोडियम का लॉस इंक्रीज हो जाएगा। और पोटाशियम को सेक्रेट करता है, जब ये नहीं होगा पोटाशियम की सेक्रेशन नहीं होगी और पोटाशियम हमारी बॉडी के अंदर एक्यूमुलेट करेगा, बढ़ेगा, ठीक है। एडिसन डिजीज में क्या होगा, ब्राउन्स पिगमेंटेशन ऑफ द स्किन, यानी कि स्किन के ऊपर पिगमेंटेशन आ जाएगी, जिसको हम ब्राउन्स पिगमेंटेशन का नाम देते हैं। चेंजेस इन द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द बॉडी हेयर, हमारे जिस्म के अंदर जो नॉर्मली बॉडी हेयर की डिस्ट्रीब्यूशन है वो चेंज हो जाएगी। फॉर एग्जांपल इन केस ऑफ फीमेल्स मोस्टाच आ सकती है, ठीक है, बियर्ड आ सकती है, ठीक है। ये किस कंडीशन में होगा, एडिसन्स डिजीज़ में हो सकता है। और भी कंडीशंस हैं लेकिन इसमें भी हो सकता है, ठीक है। जीआई डिस्टर्बेंस, हमारा गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक में डिस्टर्बेंस आ सकती है, वो यानी कि हाजमा वगैरह जिसको हम बोलते हैं ख़राब हो सकता है, वीकनेस होगी, ठीक है, हाइपोग्लाइसीमिया, पोस्चरल हाइपोटेंशन हो सकती है। या पोस्चरल हाइपोटेंशन का मतलब होता है कि पोजीशन चेंज करने की वजह से हाइपोटेंशन हो जाए, यानी कि एक बंदा लेटा हुआ है, जब वो उठ के बैठेगा तो उसको उसका ब्लड प्रेशर लो हो जाएगा, ठीक है। एक बंदा बैठा हुआ था, वो खड़ा होगा तो उसका ब्लड प्रेशर चेंज हो जाए, लो हो जाएगा। इसको बोलते हैं पोस्चरल हाइपोटेंशन। पोस्चरल का मतलब होता है पोजीशन की वजह से, हाइपोटेंशन ब्लड प्रेशर लो हो जाना, ठीक है। उसके अलावा वेट लॉस होगा। एड्रिनल क्राइसिस क्या चीज़ है, प्रोफाउंड फैटिग, बहुत ज़्यादा यानी कि थकावट होगी, डिहाइड्रेशन, वस्कुलर कोलैप्स लीडिंग टू डिक्रीज ब्लड प्रेशर, ठीक है। मैंने आप लोगों को बताया था कि एल्डोस्टेरोन ने काम क्या करना होता है, सोडियम की रीअब्जॉर्प्शन करवानी है, और सोडियम, वाटर फॉलो सोडियम, जब सोडियम की रीअब्जॉर्प्शन होगी तो वाटर की भी रीअब्जॉर्प्शन होगी। जब सोडियम एल्डोस्टेरोन नहीं होगा तो ना सोडियम की रीअब्जॉर्प्शन होगी ना ही वाटर की रीअब्जॉर्प्शन होगी, लीडिंग टू द डिक्रीज ब्लड प्रेशर, क्योंकि सोडियम और वाटर जिस्म से बाहर जा रहा है, ठीक है, तो जिस्म के अंदर ब्लड का वॉल्यूम कम होगा। जब ब्लड का वॉल्यूम कम होगा तो क्या होगा, ब्लड प्रेशर डिक्रीज होगा, वस्कुलर कोलैप्स होगा, रीनल शटडाउन। रीनल शटडाउन इसलिए होगा जब ब्लड प्रेशर बहुत ज़्यादा लंबे अरसे तक बहुत ज़्यादा कम रहेगा, ठीक है। तो हमारा जो किडनी है ये एक वाइटल ऑर्गन है, अगर इसको ब्लड सप्लाई आप रोक दें, इसकी ब्लड सप्लाई आप कम कर दें तो किडनी फेलियर का खतरा होता है, ठीक है। तो जब ये काम ज़्यादा देर तक चलेगा तो ऑफ कोर्स रीनल शटडाउन हो जाएगा, किडनी फेल हो जाएंगे, ठीक है। डिक्रीज सोडियम सीरम, सोडियम बाहर ज़्यादा खारिज हो रहा है, ठीक है, क्योंकि कंजर्व नहीं हो रहा तो सोडियम की कमी हो जाएगी। इंक्रीज सीरम पोटाशियम, पोटाशियम को एल्डोस्टेरोन नॉर्मली क्या करता है, सेक्रीट करता है, लेकिन एल्डोस्टेरोन ना होने की वजह से पोटाशियम हमारे जिस्म में इंक्रीज हो जाएगा। समझ आ गई है? उसके बाद आगे जी कॉन्स सिंड्रोम, एक्सेस एल्डोस्टेरोन लीडिंग टू द सोडियम रिटेंशन। कॉन्स सिंड्रोम एक्चुअली है क्या, ये ट्यूमर होता है एड्रिनल मेडुला का, ठीक है। इसमें ट्यूमर की वजह से जो ट्यूमरस सेल्स होते हैं वो हाइपर फंक्शनिंग करते हैं, ठीक है। हाइपर फंक्शनिंग की वजह से एल्डोस्टेरोन ज़्यादा रिलीज होगा। जब एल्डोस्टेरोन ज़्यादा रिलीज होगा तो क्या करेगा, सोडियम रिटेंशन, सोडियम की ज़्यादा रिटेंशन करेगा, और पोटाशियम डिप्रेशन, और पोटाशियम को बहुत ज़्यादा बाहर खारिज करेगा। इसकी अलामात क्या होती हैं, फैटीग होगी, नंबनेस होगी, इंक्रीज यूरिनेशन होगी, इंक्रीज थ्रस्ट होगी, मसल क्रैम्प्स होंगे एंड मस्कुलर वीकनेस होगी। कौन सिंड्रोम में ये वाले सिम्टम्स होंगे, ठीक है। एल्डोस्टेरोन इज इवन मोर इम्पोर्टेंट एज अ रेगुलेटर ऑफ पोटाशियम कंसनट्रेशन देन इट इज़ फॉर सोडियम कंसनट्रेशन, यानी कि पोटाशियम की रेगुलेशन के लिए ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। पोटाशियम, अगर थोड़ा बहुत पोटाशियम की कमी या ज़्यादती, ये दोनों ही बहुत इनके ख़तरनाक हैं, क्योंकि इससे हार्ट अटैक का खतरा होता है, ठीक है। एंजियोटेंसिन 2,
इंक्रीज सोडियम एंड वाटर रीअब्जॉर्प्शन। एंजियोटेंसिन 2 का आगे काम क्या है? वाटर और सोडियम की एब्जॉर्प्शन इंक्रीज करवाएगा, डायरेक्टली ये करवा रहा है, ठीक है। एंजियोटेंसिन 2 के अब हम फंक्शन पढ़ रहे हैं। परहैप्स द भाई बातें करनी है तो माइक बंद कर दो। पक्का करके भेजा है ड्राम में, उसने बोला है नीचे जाके पप्पा जी को कहता हूँ, नहीं मैंने कहा पप्पा जी कहेंगे तो रह लेना, नहीं जाना और नहीं जा रहे, मुझे पता है। अभी हम पढ़ रहे हैं एंजियोटेंसिन 2 के बारे में, ठीक है। इंक्रीज सोडियम एंड वाटर रीअब्जॉर्प्शन, परहैप्स द बॉडीज मोस्ट पावरफुल सोडियम रिटेनिंग हार्मोन, ठीक है। सर्कमस्टांसेस इन विच एंजियोटेंसिन सिक्रीशन इज इंक्रीज्ड, कौन कौन से वो हालात हैं, कौन कौन से वो सर्कमस्टांसेस हैं, कौन कौन सी वो सिचुएशन है जिसमें एंजियोटेंसिन की सिक्रीशन इंक्रीज हो जाती है, ठीक है। लो ब्लड प्रेशर, जब ब्लड प्रेशर कम होगा उस वक्त एंजियोटेंसिन की सिक्रीशन इंक्रीज हो जाएगी। लो एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड वॉल्यूम, लॉस ऑफ सॉल्ट एंड वाटर फ्रॉम द बॉडी फ्लूइड्स, ठीक है। ये वाली जो सिचुएशंस हैं इनमें क्या होगा? एंजियोटेंसिन की सिक्रीशन इंक्रीज हो जाएगी, ठीक है। हाउ डज एंजियोटेंसिन 2 रिटर्न ब्लड प्रेशर एंड ईसीएफ वॉल्यूम बैक टू द नॉर्मल, यानी कि एंजियोटेंसिन 2 कैसे ब्लड प्रेशर को और ईसीएफ यानी कि एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड को, फ्लूइड वॉल्यूम को बैक टू द नॉर्मल लेके आती है, किस तरह करती है ये बात? बाय इंक्रीजिंग सोडियम एंड वाटर रीअब्जॉर्प्शन फ्रॉम द रीनल ट्यूब्यूल्स थ्रू थ्री मेन इफेक्ट्स, यानी कि इसने क्या काम क्या करना होता है कि सोडियम और वाटर की रीअब्जॉर्प्शन को इंक्रीज करवा देना है। एंजियोटेंसिन 2 स्टिमुलेट्स एल्डोस्टेरोन सिक्रीशन, एंजियोटेंसिन 2 ने क्या करना है कि एल्डोस्टेरोन की सिक्रीशन को इंक्रीज कर देती है फ्रॉम द एड्रिनल ग्लैंड, विच इन टर्न इंक्रीज सोडियम रीअब्जॉर्प्शन, ठीक है। एंजियोटेंसिन 2 क्या करेगी? सोडियम रीअब्जॉर्प्शन, एल्डोस्टेरोन को सिक्रीट करवाएगी और एल्डोस्टेरोन सोडियम रीअब्जॉर्प्शन को इंक्रीज कर देगी। एंजियोटेंसिन 2 कंस्ट्रिक्ट द इफरेंट आर्ट्रियोल्स, इसने क्या काम करना होता है? इफरेंट आर्ट्रियोल जो हैं उनको कंस्ट्रिक्ट कर देना है, विच हैज़ टू इफेक्ट्स ऑन द पेरिट्यूबुलर कैपिलरी डायनेमिक दैट रेजेस सोडियम एंड वाटर। प्लीज अपना माइक बंद कर दें जिसकी आवाज आ रही है। उसके बाद है इफरेंट आर्ट्रियोलर कंस्ट्रिक्शन, डिक्रीज पेरिट्यूबुलर कैपिलरी हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर, ठीक है, लीडिंग टू इंक्रीज नेट ट्यूबुलर रीअब्जॉर्प्शन स्पेशली फ्रॉम द पीसीटी। किसी को कंफ्यूजन है यहाँ तक? Efferent arteriolar constriction by reducing renal blood flow, rises filtration fraction in the glomerulus। जब इफरेंट आर्ट्रियोलर कंस्ट्रिक्शन होगी, ठीक है, तो क्या होगा कि ब्लड को स्टे करने का मौका ज़्यादा मिलेगा। जब ब्लड को स्टे करने का मौका ज़्यादा मिलेगा, फिल्ट्रेशन फ्रैक्चर इंक्रीज होगी, ठीक है। इंक्रीज द कंसंट्रेशन ऑफ द प्लाज्मा प्रोटीन, जब फिल्ट्रेशन ज़्यादा हो जाएगी तो प्लाज्मा प्रोटीन की कंसंट्रेशन ज़्यादा हो जाएगी। एंड द कोलाइडल ऑस्मोटिक प्रेशर इन द पेरिट्यूबुलर कैपिलरीज इंक्रीज हो जाएगा, ठीक है। पेरिट्यूबुलर कैपिलरीज में कोलाइडल ऑस्मोटिक प्रेशर इंक्रीज हो जाएगा क्योंकि प्लाज्मा प्रोटीन्स की कंसंट्रेशन क्या होगी? इंक्रीज हो गई। इंक्रीजेज द रीअब्जॉर्प्टिव फोर्स एट द पेरिट्यूबुलर कैपिलरीज, जब कोलाइडल ऑस्मोटिक प्रेशर इंक्रीज होगा, ठीक है, तो उनकी रीअब्जॉर्प्टिव फोर्स पेरिट्यूबुलर यानी कि वही कैपिलरीज आगे ट्यूब्यूल्स के साथ साथ चल रही होती हैं और जो रीअब्जॉर्प्शन हो रही है उस वाटर को दोबारा बैक लेके जाती हैं हमारे सिस्टेमिक सर्कुलेशन में, ठीक है। तो वहां से क्या होगा? इंक्रीज द रीअब्जॉर्प्टिव फोर्सेस एट द पेरिट्यूबुलर कैपिलरीज, यानी कि ग्लोमेरुलस से इफरेंट आर्ट्रियोल्स उसके बाद निकलने के बाद आगे फिर ट्यूब्यूल्स के साथ साथ चलती हैं, ठीक है। और ट्यूब्यूल्स के साथ साथ जब चलेंगी तो ऑफ कोर्स इसमें से हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर की वजह से पानी का पहले ही बाहर निकल चुका है, ठीक है। कोलाइडल ऑस्मोटिक प्रेशर इसमें इंक्रीज होगा
तो उसकी वजह से इसकी रीअब्जॉर्प्टिव कैपेसिटी क्या होगी, इंक्रीज हो जाएगी। राइजेस ट्यूबुलर रीअब्जॉर्प्शन ऑफ द सोडियम एंड वाटर, तो उससे क्या होगा कि ट्यूबुलर रीअब्जॉर्प्शन जो है वो इंक्रीज हो जाएगी सोडियम और वाटर के लिए। एंजियोटेंसिन 2 डायरेक्टली स्टिमुलेट्स द सोडियम रीअब्जॉर्प्शन इन द प्रॉक्सिमल ट्यूब्यूल्स, यानी कि एंजियोटेंसिन 2 का डायरेक्ट इफेक्ट भी है, ठीक है, और काम क्या करती है। हाँ जी, क्या मसला है, कोई क्वेश्चन है भाई? एक भाई ने अभी हाथ खड़ा किया है, कौन है? कोई क्वेश्चन है तो कर सकते हो भाई, नो इशू। Angiotensin 2 directly stimulates the sodium reabsorption in the proximal tubules, the loop of Henle, the distal tubules, and the collecting tubules. Stimulate the sodium potassium ATPase pump, ठीक है? Stimulate the sodium hydrogen exchange in the luminal membrane, especially in the proximal tubules. These multiple actions of angiotensin 2 causes marked sodium retention by the kidney when angiotensin 2 levels are increased. ये वाले सारे एक्शन जो हैं एंजियोटेंसिन 2 की वजह से हैं। समझ आ गई है यहाँ तक? जी सर। यस सर। उसके बाद है एडीएच, एंटी डाययूरेटिक हार्मोन, जिसका दूसरा नाम है वेजोप्रेसिन, ठीक है, इसको एवीपी भी बोलते हैं। एडीएच और एवीपी is non-peptide that is synthesized in the hypothalamus and transported to the posterior pituitary where it is stored, ठीक है। सिंथेसाइज कहाँ पे हो रहा है? पैरावेंट्रिकुलर न्यूक्लियस होते हैं हाइपोथैलेमस के अंदर, ठीक है। पैरावेंट्रिकल न्यूक्लियस में ये सिंथेसाइज हो रहा होता है, ठीक है, और ये पैरावेंट्रिकल न्यूक्लियस की एक्सटेंशंस जारी होते हैं पोस्टीरियर पिट्यूटरी के अंदर, ठीक है, और इस जगह पे ये आके स्टोर होता है। एक सुप्राऑप्टिक न्यूक्लियस होता है, ये ऑक्सीटोसिन रिलीज करता है और ऑक्सीटोसिन भी इधर स्टोर हो रही होती है, ठीक है। और पैरावेंट्रिकल न्यूक्लियस क्या करता है? एडीएच रिलीज करता है और एडीएच इधर आके स्टोर हो रहा है। जिस वक्त इसको स्टिमुलेशन मिलेगी वो यहाँ से रिलीज हो जाएगा, ठीक है, और रिलीज होकर ब्लड सर्कुलेशन में जाएगा और ब्लड सर्कुलेशन के थ्रू किडनीज तक पहुंचेगा। एवीपी सिक्रीशन इज रेगुलेटेड बाय इफेक्टिव ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ द बॉडी फ्लूइड्स, यानी कि बॉडी फ्लूइड के ऑस्मोटिक प्रेशर की वजह से ये रिलीज होगा। एडीएच इंक्रीजेज वाटर रीअब्जॉर्प्शन, काम क्या होता है इसका? एंटी डायूरेटिक हार्मोन, एंटी डायूरेसिस, डायूरेसिस का मतलब होता है यूरिनेशन, यानी कि यूरिन फॉर्मेशन, ठीक है। एंटी का मतलब होता है अगेंस्ट, ये यूरिन फॉर्मेशन के अगेंस्ट होता है, यानी कि यूरिन फॉर्मेशन को कम करता है, वाटर को ज़्यादा रीअब्जॉर्ब करता है। इंक्रीज द वाटर परमेबिलिटी ऑफ द डिस्टल ट्यूब्यूल्स, कलेक्टिंग ट्यूब्यूल्स एंड कलेक्टिंग डक्ट्स एपिथेलिया, यानी कि डिस्टल ट्यूब्यूल्स जो हैं, कलेक्टिंग ट्यूब्यूल्स एंड कलेक्टिंग डक्ट, वहाँ से वाटर की परमिएबिलिटी को इंक्रीज कर देता है, वाटर को परमिट करता है कि वो ट्यूब्यूल्स से किस तरफ चले जाएं, सेल्स की तरफ, और सेल से आगे ईसीएफ, और ईसीएफ से आगे ब्लड की तरफ, यानी कि रीअब्जॉर्ब होकर दोबारा ब्लड की तरफ चले जाएं, ठीक है। हेल्प्स टू कंजर्व द वाटर ड्यूरिंग डिहाइड्रेशन, किस टाइम पे करेगा? ड्यूरिंग डिहाइड्रेशन। आल्सो हेल्प्स टू कंट्रोल द डिग्री ऑफ डाइल्यूशन और कंसंट्रेशन ऑफ द यूरिन, और जब ये वाटर को रीअब्जॉर्ब करेगा तो ऑफ कोर्स ये किस चीज़ को कंट्रोल कर रहा है? डिग्री ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ द यूरिन, डाइल्यूशन हो या कंसंट्रेशन हो उसको कंट्रोल करेगा, ठीक है। वही सेम चीज़ बताई गई है कि एडीएच हाइपोथैलेमस से सेक्रेट हो रहा है, ठीक है, पोस्टीरियर पिट्यूटरी में स्टोर होगा, जब ज़रूरत पड़ेगी ब्लड वेसल्स के थ्रू आएगा, ठीक है, पेरिट्यूबुलर कैपिलरीज के थ्रू, डिस्टल ट्यूब्यूल्स, कलेक्टिंग डक्ट वहाँ पे एक्ट करेगा, ठीक है, फिल्ट्रेट में से वाटर को रीअब्जॉर्ब करेगा, वाटर को रीअब्जॉर्ब करके दोबारा पेरिट्यूबुलर कैपिलरीज में उसको एंटर करेगा, और वो पेरिट्यूबुलर कैपिलरीज इसको लेके सिस्टेमिक सर्कुलेशन में चले जाएंगे।
ठीक है। मैकेनिज्म ऑफ एक्शन ऑफ ADH, एंटी डायरेटिक हार्मोन का मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या है? डिहाइड्रेशन हुई है, ठीक है। डिहाइड्रेशन विल इंक्रीज ऑस्मोलैरिटी ऑफ द प्लाज्मा लीडिंग टू ऑस्मो रिसेप्टर्स इन द हाइपोथैलेमस, यानी कि ऑस्मो रिसेप्टर्स जो हाइपोथैलेमस है उसको स्टिमुलेट करेगी। तो उससे क्या होगा, दो काम होंगे। एक तो वो क्या करेगा, थ्रस्ट सेंटर को एक्टिवेट करेगा। थ्रस्ट सेंटर जब एक्टिवेट होगा तो प्यास लगेगी और पर्सन वाटर इनटेक करेगा। जब वाटर इनटेक करेगा तो उसकी वजह से क्या होगा, नेगेटिव फीडबैक जाएगा डिहाइड्रेशन को, कि वो ऑस्मोलैरिटी को इंक्रीज नहीं करे, ठीक है। वो इसको इनहिबिट करेगा डिहाइड्रेशन को। उसके अलावा दूसरा काम क्या होगा, पोस्टीरियर पिट्यूटरी को स्टिमुलेट करेगा ताकि वो एंटी डायरेटिक हार्मोन को रिलीज करे, और एंटी डायरेटिक हार्मोन आगे जाके किडनीज पे इफेक्ट होगा, इंक्रीज रीअब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर। जब वाटर की रीअब्जॉर्प्शन होगी तो ये दोबारा नेगेटिव फीडबैक के थ्रू इसको इनहिबिट करेगा ताकि और वाटर को कंजर्व ना किया जाए। ब्लड ऑस्मोटिक प्रेशर रेज्ड, ब्लड का ऑस्मोटिक प्रेशर रेज हुआ है, ठीक है। विच विल स्टिमुलेट ऑस्मो रिसेप्टर, कोलाइडल ऑस्मोटिक प्रेशर की बात हो रही है, हाइड्रोस्टेटिक की नहीं, ठीक है। कोलाइडल ऑस्मोटिक प्रेशर ब्लड का रेज हुआ है, विच विल स्टिमुलेट ऑस्मो रिसेप्टर्स इन द हाइपोथैलेमस, हाइपोथैलेमस के जो ऑस्मो रिसेप्टर्स हैं उसको स्टिमुलेट करेगा, विच विल स्टिमुलेट पोस्टीरियर पिट्यूटरी, posterior pituitary increased secretion of antidiuretic hormones from the posterior pituitary that will uh, reach into the kidney, increase reabsorption of water by the kidney leading to blood osmotic pressure lowered, यानी कोलाइडल ऑस्मोटिक प्रेशर क्या होगा, कम हो जाएगा जब वाटर की एब्जॉर्प्शन ज़्यादा होगी, ठीक है। दैट विल इनहिबिट द ऑस्मो रिसेप्टर्स इन द हाइपोथैलेमस थ्रू नेगेटिव फीडबैक, ठीक है। जब नेगेटिव फीडबैक के थ्रू ऑस्मो रिसेप्टर्स को इनहिबिट करेगा तो वो पोस्टीरियर पिट्यूटरी से ADH की सिक्रीशन को रोक देंगे। यहाँ तक क्लियर है? ANP पढ़ लें या थक गए हो? सर बहुत है। बहुत है, बहुत चलें ठीक है। यहाँ तक किसी को कोई कंफ्यूजन हो, कोई बात मेरी समझ में नहीं आई हो तो मैं उसको दोबारा एक्सप्लेन कर देता हूँ। सबको समझ आ गई है? जी सर आ गई है। की बात है, अगर किसी को भी समझ नहीं आई तो वो पूछ सकता है, शर्माने की बात नहीं है, ठीक है। सर आ गई है समझ। चलें ठीक है, चलो फिर इसी के साथ मीटिंग एंड करते हैं, इंशाल्लाह अगले लेक्चर में बात होगी। ओके, अल्लाह हाफिज़, दुआ में याद रखना। अल्लाह अल्लाह हाफिज।